सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जहां अपन पढ़ रहे थे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, एंड अपन ने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था इंट्रो, ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन। एंड अभी अपना सेकेंड लेक्चर में अपन कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन एंड लॉ गवर्निंग द साइज रिडक्शन। तो मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन मतलब कि कोई बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना, उसे तो अपन साइज रिडक्शन कहते हैं। उसका क्या तरीका होता है, मतलब उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मीन्स तरीका, ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये मान लीजिए एक पार्टिकल है, ठीक है। तो अब इसको तुम कितने तरीक़ों से इसके छोटे छोटे फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो कि ये कोई किसी तरह का पत्थर है, ठीक है। तो इसके ऊपर हैमर चला दोगे, मैक्स, ये अजीब सा थोड़ा हैमर है बट समझ जाना, हैमर चला दोगे, या फिर इसके ऊपर तुम प्रेशर डाल दोगे किसी तरीक़ा का, ठीक है। ये किसी तरीके का तुमने इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, या फिर तुम इसको इसी के जैसे एक पार्टिकल के साथ कोलाइड करवा दोगे आपस में, ताकि ये भी ब्रेक हो जाए, ये भी ब्रेक हो जाए। तो कई तरह के तरीके हैं जिस वजह से अपन साइज रिडक्शन कर सकते हैं। तो अपन इसी लेक्चर में वो भी पढ़ेंगे एंड लॉज पढ़ेंगे जो गवर्न करते हैं साइज रिडक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन की स्टार्टिंग में डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है कि द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि साइज़ रिड्यूस करने के तरीके जो होते हैं वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करते हैं कि मटेरियल सॉफ्ट है, हार्ड है, ब्रिटल है, एब्रेसिव है, लस्चरस है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड फिर देयर आर वेरियस मेथड्स विद डिफरेंट मैकेनिज्म यूज फॉर पार्टिकल साइज रिडक्शन। तो ऐसे कई तरीके के मेथड्स हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि आप हैमर के थ्रू या प्रेशर लगाने के थ्रू या आपस में उसके जैसे पार्टिकल्स को कोलॉइड करके कई तरीक़ों से कर सकते हैं। तो वही अपन भी इस वीडियो में देखेंगे। ओवरऑल 4 तरीके होते हैं: कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रीशन एंड कटिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कंप्रेशन से। तो जैसे कि कंप्रेशन नाम से ही समझ आ रहा है कि किसी पार्टिकल को या किसी मटेरियल को अपन कंप्रेस कर रहे हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल में समझाऊँ कि कैसे इसमें अपन पार्टिकल ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, एंड इसके ऊपर इसको अपन ने 2 पिस्टन के बीच में रख दिया, ये एक और ये से 2, ठीक है। इसको अपन ने 2 पिस्टन के बीच में रख के ये ऊपर की डायरेक्शन में और ये नीचे की डायरेक्शन में से फोर्स लगाएगा और ये पार्टिकल ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर पार्टिकल्स में, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अपन ने इसको किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया एंड उसके ऊपर अपन ने पिस्टन से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया एंड ये छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो ये 2 तरीक़ों के हेल्प से कंप्रेशन का यूज़ करके अपन किसी भी पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो कंप्रेशन ओवरऑल ये कहता है कि इन दिस द मटेरियल इज क्रश्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। कोर्स क्रशिंग इम्प्लाइज रिडक्शन टू साइज ऑफ अबाउट 3 mm, यानी कि मैक्स अपन इसमें 3 mm तक किसी भी पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है रोलर मील। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, वो है इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि किसी पार्टिकल के ऊपर बहुत हाई फोर्स लगाना। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोई पार्टिकल है उसको अपन हैमर के थ्रू ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो इसमें ना 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। पहला केस ये बनता है कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है, और उसको जिससे तोड़ा जा रहा है, जैसे कि मान लो हैमर से, ठीक है, तो उसको जिससे तोड़ा जा रहा है वो खुद बहुत हाई वेलोसिटी पे है। तो एक तो केस ये हो गया कि वो बड़ी हाई वेलोसिटी से इसके ऊपर आके एंड इसको ब्रेक डाउन कर रहा है छोटे पार्टिकल्स के अंदर, तोड़ ही रहा है एक तरह से। तो और दूसरा केस ये बनता है इसमें जिसमें पार्टिकल खुद बहुत हाई वेलोसिटी पे है एंड जैसे मान लो इसके आगे कोई वॉल है, ये वॉल है और ये खुद रेस्ट पर है और ये हाई वेलोसिटी पर है। तो ये खुद हाई वेलोसिटी पे है और वॉल रेस्ट पर है, तो जब ये इससे टकराएगा तो ये खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। तो ये 2 केसेस बनते हैं। पहले वाले में पार्टिकल रेस्ट पर है, दूसरे वाले में पार्टिकल हाई वेलोसिटी पे है लेकिन जो ऑब्जेक्ट जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है जिस पे जाके वो रेस्ट पे है। तो इन 2 केसेस के अंदर इम्पैक्ट डिवाइड होता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं अपन। इट अकर्स व्हेन द मटेरियल इज स्टेशनरी एंड इज हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ हाई स्पीड, or when the moving particle strikes a stationary surface
इन बोथ द केसेस द मटीरियल इज क्रश्ड इनटू स्मॉलर पीसेस। ओवरऑल अगर इम्पैक्ट को मैं एक छोटी सी बात में कवर करूं तो जैसे एक कहावत कह लीजिए कि खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटता खरबूजा ही है। तो वैसे ही इन दो केसेस के अंदर ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर हैमर आए चाहे ये जाके दीवार से टकराए, टूटेगा यही, इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही है, इम्पैक्ट का एग्जाम्पल हो जाता है हैमर मील। जैसे कि मैंने बताया इम्पैक्ट का जो एग्जाम्पल है वो है हैमर मील, और कंप्रेशन का एग्जाम्पल था रोलर मील। नेक्स्ट अपना जो थर्ड आता है वो आता है एट्रीशन। ठीक है, एट्रीशन बेसिकली एट्रीशन का मतलब होता है कि जो पार्टिकल है जिसको ब्रेक डाउन होना है वो अपने जैसे ही किसी पार्टिकल के साथ या फिर किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करके और ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि एक एनिमेशन के थ्रू अगर ये समझाऊं तो ये एनिमेशन आपको भी दिख रहा होगा जहाँ पे एक रिवर है और उसके अंदर स्टोन्स हैं जो आपस में ही कोलाइड करके एंड ब्रेक हो रहे हैं, तो इसे अपन एट्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो एट्रीशन का एक बार ये पढ़ लेते हैं अपन। इन दिस द मटीरियल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर एज इन कंप्रेशन। तो अब कई जने कह रहे होंगे इसमें प्रेशर कहाँ से आ गया, तो देखो दो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो एक तरह से वो एक प्रेशर ही हुआ, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर उस हिसाब से देखें तो प्रेशर भी इन टर्म्स ऑफ एक तरह का फोर्स है। ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं जिस वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इन दिस द मटीरियल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर एज इन कंप्रेशन बट सर्फेसेज आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। जैसे कि इसके अंदर अपन ने देखा था इम्पैक्ट में कि कैसे एक पार्टिकल रेस्ट पे था, दूसरा उसकी तरफ आ रहा था, और यहीं पे भी एक रेस्ट पे था और दूसरा उसकी तरफ आ रहा था। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे थे। लेकिन एट्रीशन में जैसे इस एनिमेशन में दिखाया कि इसमें दोनों पार्टिकल के जो एरियाज हैं या फिर दोनों पार्टिकल्स हैं वो उनके सरफेसेस एक दूसरे की तरफ मूव हो रहे हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर रिजल्टिंग इन द शेयर फोर्सेज विच ब्रेक्स द पार्टिकल। एग्जाम्पल है इसका फ्लूइड एनर्जी मील। तो अपन ने अभी 3 कवर कर लिए, लास्ट है अपना कटिंग। फिर इन दिस मेथड मटीरियल्स आर कट विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड। ये तो नॉर्मल सी बात है, कटिंग तो नाम सुन के समझ आ रहा है कि किसी शार्प ब्लेड का यूज़ करके अपन किसी चीज़ को कट कर रहे हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाता है कटर मील। ठीक है, तो ओवरऑल ये मैकेनिज्म था साइज रिडक्शन का। इसके अंदर 4 तरीके आते हैं, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रीशन एंड कटिंग। तो यहाँ पे आपका मैकेनिज़्म का जो टॉपिक है वो एंड होता है। अगर समझ आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर नहीं आया तो एक बार वापस देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है लॉ गवर्निंग द साइज रिडक्शन। तो लॉ गवर्निंग साइज रिडक्शन जो ये टॉपिक है ये अपन स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा कि इसमें स्टार्टिंग में लिखा है कि इट इज़ नॉट ईजी टू कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन साइज रिडक्शन प्रोसेसेस। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि ये कोई बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, इसको तोड़ने के लिए अपन को कितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अपने कोई छोटे पार्टिकल्स के अंदर। तो वो मिनिमम एनर्जी जो अपन देंगे इसको, वो ईजी नहीं होता है कैलकुलेट करना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। तो यही इस लाइन का मतलब था कि इट इज़ नॉट ईजी टू कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर गिवन साइज रिडक्शन प्रोसेस। लेकिन कुछ थ्योरीज़ दी गई, ठीक है, साइज रिडक्शन की और एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी की, जो कि डिपेंड करती है एक अजम्पशन के ऊपर दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ चेंज DL इन अ पार्टिकल ऑफ साइज L इज़ अ पावर फंक्शन ऑफ L। तो मुझे पता है आपके ये वाली जो लाइन है थोड़ी सर के ऊपर से गई होगी, थोड़ी सी इन डेप्थ लाइन है ये, इतना पढ़ने की या फिर समझने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो कि ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये इसकी साइज़ है L। ये जब ये अपने स्टार्टिंग फेज़ में था, जब इसको तुमने तोड़ा, ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, एंड इसकी साइज़ हो गई DL, क्योंकि ये चेंज इन लेंथ है और ये लेंथ है। ठीक है, तो ये यही बताना चाहता है कि जो एनर्जी होती है कि साइज रिडक्शन के लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ चेंज, यानी कि किसी इसके ऊपर कुछ एनर्जी लगी, ठीक है, चाहे इन केस ऑफ अपन हैमर की बात करें या फिर ऑन द बेसिस ऑफ अपन कह दें कि अपन ने इसके ऊपर कटर चलाया, जो भी चलाया, तो कुछ एनर्जी दी अपन ने इसको, तो ये साइज़ इसका रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये L था, DL हो गया, तो ये चेंज इन लेंथ है और ये नॉर्मल मेन लेंथ है। ठीक है, तो क्या हुआ कि थ्योरीज ऑफ साइज रिडक्शन एंड एस्टिमेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द अजम्पशन दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ चेंज इन अ पार्टिकल ऑफ साइज L इज़ अ पावर फंक्शन ऑफ L। ठीक है, तो जो एनर्जी
चेंज के लिए रिक्वायर होती है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल साइज एल के लिए, वो पावर फंक्शन होती है एल का। पावर फंक्शन क्या होता है? एल की पावर बेसिकली, ठीक है। यहाँ एल की पावर एन मान लेते हैं, वेयर एन इज इक्वल टू -1, -2, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनी नंबर हो सकता है एल, ठीक है, एन सॉरी। तो यहीं से एक फार्मूला निकल के आता है। तुम्हें इतना इन डेप्थ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो डेफिनेशन है ये याद रख लेना जो भी यहाँ लिखा हुआ है और ये ऊपर वाली लाइन, एंड फिर डायरेक्ट ये फार्मूला एक जो है इसी से डिराइव होकर आता है कि DE/DL इज इक्वल टू के एल की पावर n, ठीक है। जहाँ पे DE जो है वो डिफरेंशियल एनर्जी है, DL जो है चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन लेंथ कह लो, एंड n और k जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, और L जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, ठीक है। देयर आर मेनली 3 लॉज दैट गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। अब सुनो, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे अपन 2 लॉ या बेसिकली 3 ही कह लो, ये जो 3 लॉ हैं अपने गवर्निंग साइज रिडक्शन, उसको अपन डिराइव करेंगे। एंड इतना इन डेप्थ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पावर फंक्शन कैसे हुआ, ये डिराइव ये आया कैसे, क्योंकि कोई नहीं पूछने वाला है। तुम सिर्फ ये वहाँ पे लिख के आ जाओगे, बहुत इनफ होगा मेरे ख्याल से तो। एंड चलो अब अपन अपने लॉ के सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें से अपना पहला लॉ आ जाता है किक्स लॉ, ठीक है। तो किक्स लॉ क्या कहता है? तो देखो, किक्स लॉ ओवरऑल 2 ही बात कहता है। अगर तुम यहाँ समझ गए तो अपने टर्म्स में भी लिख के आ सकते हो या अपने लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हो। पहली चीज़ वो ये कहता है किक्स लॉ कि अगर कोई पार्टिकल है, जैसे कि मान लीजिए पेंसिल है, थोड़ी अजीब सी पेंसिल है ये, बट मान लीजिए ये कोई पेंसिल है, ठीक है। इसको तुमने पहले ब्रेक डाउन किया इसके 2 पीसेज में, ये पहला पीस, ये दूसरा पीस। तो इसको तोड़ने में पहले जो ये पेंसिल थी, इसको तोड़ने में मान लो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी होगी तुम्हें x, ठीक है। तो इसके इस पार्टिकल को तोड़ने के लिए अब तुम्हें लगेगी 2x, फिर इससे और जो छोटा होगा उसमें लगेगी 3x। तो ओवरऑल उसके बोलने का मतलब ये है, पार्टिकल जितना छोटा होता रहेगा अपनी साइज़ में, उतना ही उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में, ठीक है। तो पहला पॉइंट उसका यही था कि जितना छोटा पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी डिमांड करेगा वो उसके ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट किक्स लॉ में ये था कि अगर मान लीजिए कोई 2 मटीरियल हैं, ठीक है, मेरे ख्याल जैसे ये बड़े साइज़ का हो गया, ये छोटे साइज़ का हो गया, इनको छोड़ दो, ठीक है। ये 2 मटेरियल हैं, ठीक है। इनका साइज़ रिडक्शन रेशियो जो है, साइज़ रिडक्शन रेशियो, इनका जो साइज़ रिडक्शन रेशियो है वो सेम है, ठीक है। मान लीजिए इसका साइज़ रिडक्शन रेशियो है 10/5 और इसका साइज़ रिडक्शन रेशियो है 5/2.5, ठीक है। तो इन दोनों का साइज़ रिडक्शन रेशियो सेम है, लेकिन दोनों की साइज़ तो डिफरेंट है, तो भी इसके अंदर सेम एनर्जी लगेगी ब्रेक डाउन करने में। और वो कैसे? क्योंकि देखो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो दोनों की ही 2 आएगा आंसर। एंड किक्स लॉ ये कहता है कि अगर साइज़ रिडक्शन रेशियो, जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, वो होता है DL/L, ठीक है, ये साइज़ रिडक्शन रेशियो होता है। अगर ये किसी भी पार्टिकल का सेम है, जैसे मान लीजिए 2, तो उसकी साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या साइज़ थी उसकी एनर्जी जो है वो सेम लगेगी दोनों को ब्रेक डाउन करने में। तो ओवरऑल किक्स लॉ 2 पॉइंट बोलता है कि जितना पार्टिकल छोटा होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा कंज्यूम होगी, मतलब उतनी ज़्यादा लगेगी उसको तोड़ने में। और सेकंड पॉइंट वो ये बोलता है कि अगर 2 पार्टिकल डिफरेंट साइज़ के भी हैं लेकिन उनका साइज़ रिडक्शन रेशियो जो है DL/L वो सेम है, तो उसके अंदर सेम एनर्जी लगेगी या एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे मान लो इसको अगर 5 जूल लग रहा है तो इसको भी 5 जूल ही लगेगी, ठीक है। तो ओवरऑल ये बेसिकली किक्स लॉ है। अब किक्स लॉ को क्या डिराइव करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, वो अपन अभी आगे पढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको एक बार रीड लगा लेते हैं कि किक्स लॉ स्टेट्स दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ मटीरियल इज कांस्टेंट फॉर द सेम रिडक्शन रेशियो, यहाँ सेम नहीं साइज होना चाहिए, फॉर द साइज रिडक्शन रेशियो रिगार्डलेस, सेम साइज रिडक्शन रेशियो, हाँ, रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनल साइज, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको सेकेंड पॉइंट में, he assumed that the energy was directly proportional to the size reduction ratio DL/L. This implies that n is equal to -1. तो जो इस वाले फॉर्मूले में अपन ने n पढ़ा था ना, किक्स लॉ कहता है कि उस n को यहाँ पे -1 पुटअप कर दो, ठीक है, और उस n को -1 करो, और जो k है अपन ने जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में जो k देखा है, ठीक है, ये k है, वो किक्स लॉ के अंदर k और Fc का मल्टीपल हो जाता है। वो कैसे, वो देखते हैं। जैसे ये देखिए,
इफ़ K इज इक्वल टू KKFC, KK क्या है, किक्स कांस्टेंट है, और FC क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ है, कि कितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है किसी चीज़ को क्रश करने के लिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अपन ने K की जगह पे ये रख दिया। ठीक है, तो अब इसको जब फॉर्मूले में पुट करेंगे DE/DL इज इक्वल टू KKFC L की पावर -1। -1 कहाँ से आ गई, यहाँ n होना चाहिए था, क्योंकि किक्स ने कहा था कि यहाँ पे n को अपर -1 पुट करेंगे। सब अजम्पशन ही है। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन E इज इक्वल टू KKFC log E L1/L2। ठीक है, तो ओवरऑल अब कई जने कहेंगे ये कैसे आ गया या फिर ये कैसे डिराइव हुआ, एंड तो मैं तुमको ओवरऑल यही कहूँगा कि यार देखो ये फार्मूला रट लो। ठीक है, याद नहीं हो रहा तो इसको रट ही लो, और ये बेसिक फार्मूला अगर तुम्हारे दिमाग में है ना, DE/DL इज इक्वल टू KL का पावर n, तो इससे तुम्हारा ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसमें तुमको बस कुछ नहीं करना है, K की जगह पे KKFC रखना है और L की जो पावर n है उसकी जगह -1 कर देना है, क्योंकि किक्स ने इधर n को -1 लेने को बोला है। अजम्पशन है, एक अजम्पशन तो नहीं है, अपन इसको सॉल्व करके भी ला सकते हैं, बट अभी उतना अपन टाइम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। सेकेंडली, रिटिंगर्स लॉ, जो इसका अगला लॉ है रिटिंगर्स लॉ, उसमें भी देखो सेम चीज़ हुई है, तुम पैटर्न समझो बस। रिटिंगर्स अज्यूम दैट द एनर्जी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन सरफेस एरिया। किक्स ने क्या कहा था कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज रिडक्शन रेशियो के, यही लिखा है देखो मैंने, देखो जो किक्स ने कहा था कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज रिडक्शन रेशियो के। ठीक है, DL/L, और यहीं पे रिटिंगर्स ने कहा है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन सरफेस एरिया के। तो जनरली सरफेस एरिया जो है वो स्क्वायर की टर्म्स में ही होता है, इसलिए अपन ने n को 2 लिया। ठीक है, जबकि इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, इसको जब अपन पूरा डिराइव करेंगे, तो जो 2 की जो पावर है वो ऊपर चली जाएगी, लाइक डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाएगी, तो इसलिए माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो पहले वाले में अपन ने सिंपल याद रखो, सब छोड़ो, किक्स लॉ में अपन ने n-1 लिया था, उसमें एनर्जी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी साइज रिडक्शन रेशियो के। रिटिंगर्स लॉ में अपन ने n जो है -2 लिया है, इसमें जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन सरफेस एरिया के। खत्म। अब जैसे कि अपन ने किक्स के अंदर देखो क्या किया था, K इज इक्वल टू KKFC, यहाँ अपन ने क्या किया है, K इज इक्वल टू KRFC। KR क्या है, रिटिंगर्स कांस्टेंट। वहाँ KK क्यों लिया, क्योंकि किक्स का नाम आ रहा था इसलिए किक्स कांस्टेंट। यहाँ KR क्यों लिया, क्योंकि रिटिंगर्स का नाम आ रहा है KR कांस्टेंट, वो रिटिंगर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो FC हो गया क्रशिंग स्ट्रेंथ जो मैंने बताया था, उसको बस फॉर्मूले में पुट कर दो, DE/DL इज इक्वल टू KRFC L की पावर -2। L की पावर -2 के लिए बता दिया मैंने तुम्हें अभी, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। और इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन याद कर लेना, E इज इक्वल टू KRFC 1/L2 - 1/L1। और इसके बाद ही अगला आता है बॉन्ड्स लॉ। बॉन्ड्स लॉ ये कहता है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डायामीटर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये थोड़ा अलग चलता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी थोड़ा अलग है और ये थोड़ा अलग चलता है। ठीक है, और इसमें देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है स्क्वायर रूट ऑफ डायामीटर के। पहले इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी सरफेस एरिया के, और उस किक्स लॉ में थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज रिडक्शन रेशियो के। तो इसके अंदर तो डायरेक्ट फार्मूला याद करना, E/W इज इक्वल टू √100/d1 माइनस √100/d2, जहाँ पे E क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड, W है बॉन्ड वर्क इंडेक्स, D1 है डायमीटर दैट अलाउ 80% ऑफ फीड मास। फीड मास क्या होता है, जो मास तुमने डाला है, ठीक है, मशीन के अंदर या फिर ब्रेक डाउन होने के लिए। और D2 होता है डायमीटर दैट अलाउ 80% ऑफ ग्राउंड मास जो तुम्हें मिला है। ठीक है, फीड मास जो तुमने डाला है और ग्राउंड मास जो तुम्हें फिर मिला है ब्रेक डाउन होने के बाद। ठीक है, तो उसे अपन कहेंगे D2। तो ओवरऑल तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, E/W इज इक्वल टू √100/d1 माइनस √100/d2। तो यहाँ पे बॉन्ड्स लॉ भी खत्म हो गया। ओवरऑल 3 लॉ थे तुम्हारे, ठीक है, बॉन्ड्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ और किक्स लॉ। अगर तीनों को कोरिलेट करके पढ़ोगे, ठीक है, तो सिंपल 3 बातें दिमाग में रखनी है कि पहले 2 लॉ में n की जो वैल्यू थी वो -1 और -2 थी। ठीक है, उसके बाद पहले में किक्स लॉ में वो एनर्जी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी साइज रिडक्शन रेशियो यानी कि DL/L के। और रिटिंगर्स लॉ में जो एनर्जी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी चेंज इन सरफेस एरिया के। और जो बॉन्ड्स लॉ है उसमें जो एनर्जी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्क्वायर रूट ऑफ डायमीटर ऑफ पार्टिकल के। ठीक है, तो ये चीज़ होप तुम्हें समझ आई हो, नहीं समझ आई तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड ओवरऑल अगर देखो चीज़ें लर्न करना कॉलेज के, मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉलेज के एग्जामिनेशन के अंदर चीज़ों को जितना लर्न करके चले जाओगे उतना ही बेटर है। ठीक है,
ठीक है, तुम समझो, तुम बुक्स गो थ्रू करो और भी वीडियोस देखो, लेक्चर देखो, बट अगर नहीं समझ आ रहा तो ओवरऑल यही सब जो मेरे नोट्स में है इसको पूरे अच्छे से रट लो, जाके एग्ज़ाम में लिख के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। तो होप तुम्हें समझ आया हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे फैक्टर्स की, और जो अपने जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि हैमर मील हो गया, बॉल मील हो गया, उसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो, और अगर समझ आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।